देश का सबसे बड़ा महोत्सव यानी कि लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। आज कम से कम 1.5 महीने बाद 7वें चरण का चुनाव भी संपन्न होने वाला है। यहाँ मौजूद क्लिक इंडिया में लोगों ने अभी से ही प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, आप कैमरामैन एक बार आप आइए और यहाँ पर देखिए कि आपने किस तरह से ऑफिस में बैठे लोगों ने बताया है कि कौन कितने अंतर से जीतने वाला है, किसको कितनी सीटें मिलने वाली है। और ये सारी सीटें बीजेपी की है, जहां पर लोगों ने बताया है कि 329 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है। आइए जानते हैं क्लिक इंडिया में, क्योंकि 1.5 महीने के पूरे अंतराल के बाद अब ये वो समय है जब हम लोग एक नई सरकार को अपने सामने बनते हुए देखेंगे। लेकिन सरकार किसकी होगी? दावेदार तो बहुत थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जी वापस से सरकार में अपनी बनाएंगे, सत्ता में आएंगे। कुछ लोग अखिलेश यादव तक को पीएम बनाने की बात कर रहे थे। आइए समझते हैं कि हमारे यहाँ के सबसे सीनियर जो हैं राजीव जी से कि सर क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आएगी, किसने अंतर से आएगी और कितने नंबर अपने साथ लेकर आएगी? देखिए, मुझे लगता है डिम्पिका की सरकार को लेकर तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए किसी सरकार आएगी। सरकार तो मोदी जी की ही आएगी, तीसरी बार भी मोदी सरकार ही बन रहे हैं। अब सवाल ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं या लोगों का ये मानना है कि कैसे। आप ये देखिए कि मोदी जी के सामने कौन खड़ा है। क्या अखिलेश यादव खड़े हो सकते हैं? तेजस्वी यादव खड़े हो सकते हैं? क्या राहुल गांधी खड़े हो सकते हैं? कहाँ मोदी की पर्सनालिटी, कहाँ ये दुर्भाग्य है कि ये लोग मोदी के एरा में, मोदी के दौर में पैदा हुए हैं और इनकी राजनीति खत्म हो गई देखा जाए तो। दूसरी बात कि आप कांग्रेस को अगर ले लें, मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, तो उसको अगर लेते हैं, मान लीजिए कि हम 6 पार्ट में बांटते हैं कि भाई क्यों बनाए और बनाने के बाद हमें क्या मिलेगा। हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि अयोध्या को हमने देखा, 370 का मामला हमने देखा, वो भी हट गया है ना। सीए को देखिए लागू करना, अयोध्या का मैंने 22 जनवरी जो हुआ सो हुआ ही, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। दूसरी तरफ बनाने का फायदा क्या होगा, अब उसमें भी 3 फायदा देखते हैं। अच्छा, ये तीनों जब कांग्रेस है, अयोध्या में भी कांग्रेस हस्तक्षेप लगातार, ठीक है, लास्ट तक प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आना। सेकंड चीज है 370 कांग्रेस चलते ही आज तक टिका रहा, ठीक है। तीसरी बात है सीए का भी कितनी बड़ी इंडायरेक्टली, वो चाहे डायरेक्टली विरोधी है कांग्रेस, सीए भी आपने देखा। और जनता, देश की जनता इससे पूरे सपोर्ट में थी, ठीक है, कि मोदी सरकार जो करी है सही है। अब दूसरा पक्ष देखते हैं, तो आएगी तो क्या करेगी, क्या उम्मीद है भाई। पीओके को क्या करना है, इसके लिए लड़ाई नहीं करनी है। अब पाकिस्तान लड़ेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे, जैसा मोदी जी और राजनाथ सिंह कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पीओके सिर्फ बहुत ही एक सामान्य जनमत संग्रह के आधार पे ही संभव है। दूसरी बात यह है कि यूएन में जो सदस्यता को लेकर ये होता है कि अच्छा, पीओके के मामले में भी कांग्रेस का ही इसमें सीधे लोग करते हैं कि उससे चलते ही नहीं हो पाया। नेहरू जी को इसके पीछे लोग आरोप लगाते हैं और जिम्मेवार भी नेहरू जी हैं इसके लिए। खैर, यूएन में देखिए, यूएन को सिरे से चाइना को उसको दे रहे हैं, तो यूएन को लेकर भी एक भाई यूएन की स्थायी सदस्यता मिल जाएगी मोदी जी आएंगे तो। और फिर थर्ड है यूसीसी को भी देखा जाए तो मुस्लिम तुष्टीकरण का जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगता है, तो उसको भी लेके, यूसीसी को लेके मोदी जी के फेवर में मामला जा रहा है। तो काफी कुछ है जिसमें कि आप उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बहुत सारी चीजें जो हुई हैं, या अगर देखा जाए तो राहुल, तेजस्वी और अखिलेश के कंधों से ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा भरोसा मोदी जी के कंधों पे है। हाँ, अगर मोदी के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है, मोदी का कोई प्रतिनिधि हो सकता है, कोई दावेदार हो सकता है, मोदी को कोई टक्कर दे सकता है, वो तो सिर्फ मोदी हो सकते हैं। और अगर पार्टी की बात करें तो सिर्फ बीजेपी में हो सकते हैं, वो नितिन गडकरी हो सकते हैं या फिर लेकिन आज शाम की इंडी गठबंधन की बैठक तय हो चुकी है। वो लोग पूरा प्लानिंग में है कि अगर उनकी सरकार बनने के मूड में है या बहुमत मिल भी सकता है तो हम ये करेंगे, नहीं मिला तो ये करेंगे। क्या लगता है कि इंडी गठबंधन जिस कॉन्फिडेंस में है, वो कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाएगा या उनका कॉन्फिडेंस बहुत जायज है? आपने अपनी लाइफ में कई बार लड्डू बढ़ते भी देखा होगा और फिर लड्डू को छुपाते भी देखा होगा। तो ठीक है, हर कोई रिजल्ट आने से पहले सोचता है कि मैं पास हो जाऊंगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पूरा देश जानता है और उनको भी पता है कि, और ये अभी इसलिए शो ऑफ किया जा रहा है कि भाई 5 बजे तक 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो उस समय तक जो भी कुछ हमें फायदा इसका मिल जाए, 1-2 सीटों में मिल जाए, इसके लिए कोशिश की जाती है। लेकिन सबको पता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। केजरीवाल भी बोलते हैं
कि मैं अब जेल चला जाऊंगा तो आप लोग ख्याल रखिएगा, और फिर अगर आप लोग मेहनत किए तो मैं निकल के आ जाऊंगा, और नहीं तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा। तो ये उनको पता है, शुरू में उन्होंने चाहे जो भी उस समय बोला, लेकिन बाद में उनका डर बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं उनको सांत्वना वाले वोट नहीं मिल जाएंगे, जो हमेशा से इतने टाइम से बात चली आ रही है कि बिल्कुल एंड टाइम पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, बिल्कुल एंड टाइम पर उनको जो जमानत मिली है, और उस बेसिस पर उन लोगों ने लोगों के बीच में जाकर यही बोला चाहा कि सरकार जो है वो हम लोगों का घेराव कर रही है, हम लोगों को चुन चुन के जबरदस्ती पकड़ रही है। बार बार भेड़िया आएगा वाली कहानी नहीं चल सकती, एक दिन भेड़िया आ जाता है। और इन्होंने, केजरीवाल ने इतना कुछ शुरू में बोल रखा है ना कि अब लोगों का उस तरह विश्वास नहीं रहा। तो जो आप पूछना चाह रही हैं, अब रही बात अगर सीटों की बात करें तो मेरे अनुसार 325 सीटें बीजेपी की, सिर्फ मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बीजेपी की आनी तय है। और जो मेरा कांग्रेस को लेके जो आंकड़ा कह रहा है वो कह रहा है 75 से 85 या 90 के करीब में जाना है। और अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो 145, और अगर एनडीए की बात करें तो अराउंड 400 सीटें एकदम पक्की हैं। तो इसमें से बीजेपी की 325 सीटें, 329 सीटें कहीं नहीं गई हैं, जो मुझे लग रहा है। बाकी 4 जून को हम लोग देखेंगे ही, इसकी बातें सही हो रही हैं। बाकी और सहयोगियों से हमारे पूछ लीजिए। जी, राजीव जी ने तो बोल दिया है कि बीजेपी को मिलेगी 325 सीटें और कांग्रेस सिमट कर वापस से रह जाएगी, क्योंकि काफी लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का अब कहीं ना कहीं खात्मा होने को है। इतनी जल्दी वो वापस से कमबैक नहीं कर सकती। काफी लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में बरकरार रही है, लेकिन अभी मोदी फैक्टर बहुत काम कर रहा है। हमारे कुछ और साथी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। आशीष, 4 जून आने वाला है, लोगों की सबकी नजर 4 जून पर अटकी हुई है, किसका रिजल्ट कैसा रहेगा। ये बिल्कुल हमारे आपके रिजल्ट जैसा नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकती है और बीजेपी कितने बहुमत से जीतेगी या कितने मतों से जीतने वाली है? मेरे ओपिनियन में आई थिंक 300 का मार्क बीजेपी इजीली क्रॉस कर लेगी, गिवन कि लास्ट के 2 टेन्योर में उन्होंने जितना भी कंस्ट्रक्शन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना डेवलपमेंट किया है वो किसी गवर्नमेंट में मैंने इतना नहीं देखा है। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। आई थिंक 300 का आंकड़ा क्रॉस करना है उनके लिए केक वॉक होगा ही। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस को देखने वाली बात है, कांग्रेस को कितने वोट मिल सकते हैं, आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि इस बार तो गठबंधन भी सामने आया है, इंडी गठबंधन। आई थिंक सिंपैथी वोट पे देखा जाए तो 180 तक मिल सकते हैं उनको। आशीष कह रहे हैं कि सिंपैथी वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ शिखर है। शिखर, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं विजुअल डिजाइनर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर। तो आप विजुअलाइज तो करते होंगे, चीजों को बनाने से पहले सोचते होंगे। इस बार सरकार बनाने से पहले आपने क्या सोचा था? क्यों वोट देना है, किसको वोट देना है, क्या सोच के वोट देना है? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार काफ़ी ऑब्वियस है कि बीजेपी ही जीतेगी। और आई गेस सेकंड थर्ड की बात है, कौन सेकंड थर्ड आ रहा है। फर्स्ट तो सबको पता ही है कि मोदी जी ही आ रहे हैं। सो या तो किन वजह से आपको लगता है कि मोदी जी को वापस से आना चाहिए? 2 बार तो वो अपनी सरकार बना चुके, तीसरी बार भी उन्हीं को आना चाहिए। कुछ खास पॉइंट आपके दिमाग? मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा, मुझे लगता है कि उनका कोई इतना अच्छा ओपोनेंट ही नहीं है जो उनको टक्कर दे पाए, जो उनको हटा पाए। सो ये होने ही वाला है कि वापस मोदी जी ही आएंगे। सो इंडी गठबंधन जब सामने आया तो सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर इस गठबंधन का चेहरा कौन है, और ये चेहरा नहीं होने की वजह से काफी लोग डाउट में थे कि जिन वादों के साथ इंडी गठबंधन सबके सामने उतर रहा है वो वादे पूरे कर भी पाएगा या नहीं। हमारे साथ अभी यहाँ पर शिवजी मौजूद हैं। शिवजी, क्या लगता है, एग्जिट पोल आने से पहले आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं, एक आम जन क्या सोचता है बहुत मैटर करता है? देखिए, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। कम से कम उनके 380 सीट के आसपास आएगी। 380 बीजेपी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बीजेपी की बात कर रहे हैं। यानी कि एनडीए 400 पार हो जाएगा? 400 से कम ही रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे व्यू पॉइंट से मोदी जी राम को लाए हैं, अब मोदी जी को लाएंगे, यही उम्मीद है। और मोदी जी, मेन बात ये कि मोदी जी के ऊपर सबको भरोसा है, तो डेफिनेटली आएंगे ही, मोदी जी आएंगे। आपने वोट दिया? हमने वोट, क्या है कि हमारा वोट तो दिया नहीं, लेकिन अंदर से मैं वोट दे चुका हूँ। हमारे यहाँ पर कुछ यंग एकदम बच्चे हैं और उन्होंने ये पहली बार वोट दिया है। इस बार वोट दिया है आप में से किसी ने?
नीरजा, क्या लगता है कि क्या सोच के वोट किया था और वो सरकार आ पाएगी या नहीं? देखिए, सरकार तो बीजेपी की ही आएगी जिस अकॉर्डिंग वोटिंग चल रही है, जिस अकॉर्डिंग बीजेपी ने हाल फिलहाल में कह सकते हैं कि जो भी काम किए हैं, जैसे राम मंदिर हो गया, 370 है, CAA है, जितनी भी चीज़ें हैं सब बीजेपी के फेवर में हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी की सरकार है। यूथ का एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये कि बेरोजगारी भी हमारे सामने है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था? अगर नई सरकार जो भी आती है वो किस तरह से इसके लिए प्लानिंग कर सकती है? देखिए, सरकार बनाने के लिए तो सब अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हम भी बेरोजगारी हटाएंगे। मोदी जी ने भी बहुत अच्छा कमेंट किया था कि राम मंदिर बनवा दिया है, उसके बाद कटोरा लेके बैठो, बेरोजगारी ख़त्म। तो ध्यान देने की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन अब देखते हैं किसकी सरकार आती है। वैसे तो बीजेपी के ही ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के अभी तक हम लोगों को लग रहा है कि चांसेस यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हमारे साथ ज्योति मैम है जो हमेशा से कहती हैं कि उन्होंने आज तक एक भी वोट दिस इज नॉट विकास, बहुत बिजी हो क्या? आंकड़े जोड़ रहे हो यहाँ पर? क्या लिखा क्या है? एक बारी मैं चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर विकास पूरा कैलकुलेशन, कैमरामैन दिखाइए, यहाँ विकास ने कुछ कैलकुलेशन लिख रखा है। एनडीए, बीजेपी, यूपीए को क्या क्या कितने कितने वोट मिल रहे हैं उसने बकायदा लिख दिया है। 2019 से विकास आप 2024 का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि किसके खाते में जाने वाली है इस बार? मैम, मेरे अकॉर्डिंग बीजेपी सीट लेके जाएगी। हुआ ये था कि बीजेपी से संतुष्ट बहुत लोग नहीं है, बट ये हुआ कि विपक्ष उसका फायदा नहीं उठा पाया। मोदी लहर 2014 में भी था, 2019 में मोदी लहर था, बट 2024 में मोदी लहर हमें देखने को मिला नहीं। बट विपक्ष को उस चीज़ का फायदा उठाना था, विपक्ष उस चीज़ का फायदा उठा नहीं पाया। ना ही उसके मैनिफेस्टो में वो दम था और ना ही उसके बयानों में। तो मोदी जी का सीट जो एनडीए गठबंधन है वो पिछले बार से कुछ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं बट 10-15 सीट ज़्यादा लेके जाएगी। मतलब पिछली बार का वो रिकॉर्ड जो था वो खुद से ही तोड़ने वाला है एनडीए। लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में काफी ऐसे वादे किए हैं जिससे लोग बहुत जल्दी लुभावित हो सकते हैं, मतलब नौकरी दे देंगे, पैसा दे देंगे। क्या लगता है? और आप बिहार से हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार में किसका सिक्का चलने वाला है? बिहार में एनडीए आई मैम, पक्का? हाँ, एनडीए की सरकार आएगी बिहार में भी। तो वहाँ बढ़िया से आएगी या फिर रहेगा कुछ ऊपर नीचे? नहीं मैम, पिछले बार जैसे कांग्रेस को एक ही सीट मिल पाया था, तो इस बार हो सकता है कि 2-3 और सीट उसको मिल जाए, बट सरकार एनडीए की आएगी। आपने क्या सोचकर गवर्नमेंट को वोट दिया है? कुछ दिमाग में था कि क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, यही सरकार पूरा कर सकती है? बिहार में जो तरक्की हुआ, रोड्स को लेके देख ले, बिजली देख ले, एजुकेशन देख ले, तो इन मुद्दों पे बिहार की जनता वोट कर रही थी। और मैंने भी जो वोट किया है, मैंने भी इन्हीं मुद्दों पे वोट किया है। गर्मी बहुत है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान सब लोगों का यही सवाल रहा कि भैया गर्मी है, रोक दीजिए, हम लोग वोट करने नहीं निकलेंगे। लेकिन गर्मी में अगर कोई डेडिकेशन के साथ सामने आ रहा था तो वो था राघव के साथ गर्मी ने बहुत ही जुल्म ढाए हैं, लेकिन राघव ने तब भी वोट दिया। राघव, विकास भाई के साइड में बैठा हूँ पड़ोस में, तो मैं पहले यूपी की बात बताता हूँ, क्योंकि बिहार और यूपी पड़ोसी हैं। यूपी बीजेपी का पूरा गढ़ माना जाता है, उन्हें एकदम हर जगह बीजेपी की लहर होती है। राम मंदिर भी बना, उसके बाद तो बहुत स्ट्रांग हुआ। बट इस बार हमने देखा कि शुरू से ही जितने भी ठाकुर जाति है वो काफ़ी ज़्यादा योगी जी से गुस्साए थे। उसके पीछे रीज़न ये था, एक तो पूर्वांचल ले लो, पूर्वांचल में इस बार काफ़ी खेल हुआ है, चाहे वो राजा भैया वाला सीन हो। पहले राजा भैया न्यूट्रल थे, फिर उसके बाद उन्होंने अंदर ही अंदर सपा को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। हमने देखा कि कैसे रैली में भी जुड़ा अखिलेश यादव के साथ। फिर उसके बाद जो धनंजय सिंह वाला जो हमारा क्राइटेरिया आ जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर प्ले करता है। तो पूर्वांचल में हमने देखा है इस बार, मुझे लगता है, क्योंकि फिर कन्नौज से अखिलेश यादव जी भी खड़े हुए हैं और रायबरेली से राहुल जी भी खड़े हुए हैं, तो इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा यूपी में थोड़ा सा डामाडोल बीजेपी मतलब सीट गंवाएगी। हालांकि बहुत स्ट्रांग है, आ जाएगी, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा बीजेपी सपोर्टर हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार अगर ओवरऑल हम देखें तो एनडीए और इंडिया के बीच में कितने वोटों का अंतर रह सकता है? तुमको क्या लगता है? एनडीए और इंडिया के बीच में अगर हम देखें तो लगभग आप 150-140 लगभग 150-140। विकास, तुम्हारा क्या कहना है कि कितना अंतर रहेगा दोनों के बीच में? मैम, मुझे लग रहा है कि 80 से 100 के बीच का अंतर होगा, क्योंकि वो लोग 80 से 100 के बीच में। हाँ मैम, पार्ट देंगे। जो इंडिया गठबंधन है इस बार, वो सीट्स जीतेगी इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन आज मीटिंग कर रहा है,
और उसकी प्लानिंग लग रही है, क्योंकि उसमें ममता बनर्जी नहीं है, ठीक है, स्टालिन नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इंडी गठबंधन क्या सोच के ये मीटिंग कर रहा है? क्या उनको लग रहा है कि वो जीतने वाले हैं या वो इकट्ठे वापस से हो जाएंगे? ये तो 4 तारीख के बाद पता चल ही जाएगा मैम, बट फिलहाल के लिए ये है कि ममता जी दूर है, इंडिया गठबंधन से दूर है, उनका पर्सनल रीज़न उन्होंने बताया भी था। बट इसका मुझे नहीं लगता इसका चुनाव नतीजे पे कोई असर पड़ने वाला है इसका, क्योंकि जनता अपना वोट दे चुकी है। अब वो लोग बैठक करे, मीटिंग करे, इसका कोई असर मुझे नहीं लगता कि चुनाव के नतीजे पे पड़ेगा। यहाँ पर अभी तक जितनी बातचीत हुई है, सबको लग रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले जैसी परफॉर्मेंस नहीं होगी, अच्छी दिखाई नहीं देगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि लोगों में मोदी सरकार को लेकर विश्वास तो जगा है, क्योंकि उनके सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं है। हमारे साथ विप्रांशु है। विप्रांशु, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? मैंने मतलब अभी कुछ पढ़ाई करी है, इसी के बारे में भी पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो बाकी सारे लोगों का कहना है कि 350 360, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मुझे लगता है कि 230 से 240 के बीच में बीजेपी इस बार सीट सिक्योर कर रही है। बेसिकली मेजॉरिटी मार्क भी वो क्रॉस नहीं कर पा रही है। यूपी जो है इस बार सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है, जैसे कि यूपी में 3 चीज़ें जो हैं वो इस बार इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। सबसे पहला तो अगर हम पिछली बार का डेटा देखते हैं तो 14 में बीजेपी ने जीती थी 71 सीट्स एंड फिर 19 में जीती 62 सीट्स, तो कम हुआ। एंड उसके बाद वापस से इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी 50 सीट पर यूपी में सिमटेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर प्ले करते हैं। अभी 6 से 7-8 महीने पहले एक रूमर उड़ा था कि बीजेपी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाने के लिए कन्याकुमारी से मोदी जी को उतारने वाली है, एंड मोदी जी जहाँ से खड़े होंगे वो जीतेंगे ही जीतेंगे, ठीक है। बट उसके बाद मोदी जी ने वो प्लान ड्रॉप किया एंड इवेंचुअली अब वो वहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं। तो कन्याकुमारी को वो मतलब साउथ इंडिया को साधना चाहते हैं, बट अब उनको शायद से इंटरनली कोई डेटा मिला हो, कोई पता चला हो कि यहाँ के लोग खुश नहीं। इंटरनली मतलब कि उनको ध्यान में कोई डेटा मिल गया क्या? नॉट वैसे, उनकी टीम या फिर कुछ इस तरह से उनको पता चला होगा कि वहाँ के लोग खुश नहीं, तो इस वजह से उन्होंने वो प्लान ड्रॉप किया एंड अगेन वो फिर वाराणसी से ही चुनाव लड़े हैं। तो इस वजह से एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है जो बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड है, वो इस बार मुझे नहीं लगता कि यूपी में चलेगा, वो इस बार कास्टिज्म में तब्दील होगा यूपी एंड इवन इन बिहार। लेकिन मोदी जी ने अयोध्या मंदिर बनवाया है और लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर आप कैसे कह रहे हो कि वहाँ पे हिंदुत्व का फैक्टर नहीं चलने वाला? 14 से लेके 2019 के बीच में भी मोदी जी का ये मतलब बीजेपी का एनडीए का ये एक वो था, नारा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, एंड 2019 में इवेंचुअली इट हैपेंड। फिर उसके बाद से जो 2014 से 2019 के बीच में भी बीजेपी ने सीट्स लूज करी थी, एंड अब यहाँ पे ओबीसी फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यूपी की पॉलिटिक्स में इस बार, मुझे लगता है। एंड हिंदुत्व कार्ड इस बार नहीं चलेगा। उसके बाद अगर फिर हम देखें कुछ और स्टेट्स को, जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, यहाँ पर कुल मिलाकर 117 सीट्स है। एंड यहाँ पर बीजेपी जो है हर स्टेट में लगभग 25% सीट्स अपनी लूज करती हुई दिख रही है। तो इधर भी बेसिकली बीजेपी को लॉस हो रहा है। उसके बाद अगर गेनिंग की हम बात करते हैं तो गेनिंग में साउथ इंडिया की कुछ जगह है जहाँ पे गेन हो रहा है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, ये मेरा अपना वो है, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एंड उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में भी कुछ सीट्स, एक आध सीट्स जो है वो इन सारी जगहों से गेन होंगी, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी शायद से कुछ गेन हो सकता है। बट ये जो गेन हुआ वो सारा कम कर देता है अपना कर्नाटका का जो स्टेट है, उधर से बीजेपी गवाएगी अपनी सीट्स को, तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब जो इन्होंने गेन किया वो कर्नाटक ने न्यूट्रल कर दिया, एंड जो 117 सीट्स जो भी मैंने आपको बताई वो बीजेपी ऑलरेडी उसमें से 25% सीट्स अपनी लूज कर रही है, जितना कमा रहे हैं उतना घटा भी रहे हैं, ज्यादा गवा रहे हैं। तो फिर ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्ले करेंगे, वो रहेगा। उसके बाद बिहार का भी, अब बिहार की भी जो पॉलिटिक्स है वो भी इस बार मतलब बिल्कुल बदल गई। पहले एनडीए टूटी थी, नीतीश कुमार जी ने अपना साइड चेंज किया था, उसके बाद वापस से वो एनडीए में जुड़ गए, तो इस वजह से अब बिहार की पॉलिटिक्स में भी थोड़ी बहुत वो है। एंड उसके बाद अगर हम देखें वहाँ बिहार में अभी यूथ वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बिहार में करीब 7.5 करोड़ वोटर्स हैं, उनमें से 1.7 करोड़ जो है वो यूथ है, एंड दे आर सर्चिंग फॉर जॉब्स। एंड अभी हमने रिसेंटली देखा था कि पेपर लीक हो रहे हैं, रेलवे के पेपर लीक हुए, इसके पेपर लीक, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है वहाँ पे उसको लेकर के। तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि बीजेपी लूज करेगी ड्रास्टिकली। उसके बाद महाराष्ट्र का भी जो है पॉलिटिक्स वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ा है कुछ टाइम पहले,
उससे अगर हम पहले देखते हैं पूरा रिसर्च करके आया है विप्रांशु, और विप्रांशु को लग रहा है कि 30 के अराउंड सीट्स बीजेपी गैदर कर रही है एंड बहुत ज़्यादा लूज है पिछली बार के मुकाबले। इस बार महाराष्ट्र में लूज वो कर रहे हैं, दिल्ली में लूज कर रहे हैं एंड हिमाचल प्रदेश में लूज कर रहे हैं, उत्तराखंड में लूज कर रहे हैं और भी उत्तर प्रदेश में लूज कर रहे हैं, गुजरात में लूज कर रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, काफ़ी सारी ऐसी सीट्स है जहाँ पे बीजेपी लूज कर रही है एंड गेन बहुत कम कर रही है, लूज कर रही है। तो इस वजह से मेरी तरफ से जो बीजेपी को इस बार सीट्स मिलने वाली है वो 230 के ऊपर शायद से नहीं जाएंगी। So, बीजेपी सरकार 230 नहीं बन रही है अकॉर्डिंग टू मी। वोट दिया था भैया? नहीं। तुमने इसको कैप्चर किया? मनीष वोट दिया था? नो मैम। दिया नहीं, क्यों? मैम मेरा भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अच्छा, अभी आप 18 से कम है? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि फिर भी जिन लोगों ने वोट दिया है, अपने आसपास, अपने माहौल में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में भी देख रहे हैं, तो लोगों के रुझान को देखते हुए आपको क्या लगता है कि सरकार वापस से किसकी आनी? मैम बीजेपी की। बीजेपी की? श्योर? यस मैम। क्यों? मैम यस। जो राम को लेकर आए हैं, आप भी उन्हीं को लेकर आने वाले हैं? नहीं मैम, मेरा ऐसा मानना नहीं। पर क्योंकि आप 18 की तरफ बढ़ रहे हैं मनीष, आपको क्या लगता है कि एक यूथ की क्या डिमांड है? गवर्नमेंट को यूथ के बारे में क्या क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले मैम एम्प्लॉयमेंट, बस मेन यही है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और हर यूथ चाहता है कि उसकी तरफ सरकार की नजर जाए। हमारे साथ यहाँ पर दो ऐसे खास लोग हैं जिनका प्रेडिक्शन काफी हाई है। यहाँ पर हमारे साथ अर्जुन जी हैं, हमारे साथ निखिल जी हैं। तो निखिल सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? मतलब देखे तो बीजेपी जो है वो सरकार बना रही है अभी, है ना, एनडीए के साथ मतलब मिल करके, और इनका मेजोरिटी रहेगा। लेकिन पहले से थोड़ा सा कम उत्साह दिखेगा आपको। उतने पहले से जो सीटें जो इनको 305 मिली थी एनडीए को, उससे थोड़ा सा कम हो सकता है सीटें, क्योंकि जनता में भी इस बार बदलाव का मूड था। बट अच्छा ऑप्शन नहीं होने की वजह से जनता वो बदलाव कर नहीं पा रही है। अगर मोदी जी के कंपेयर में कोई अच्छा नेता सामने होता इंडी गठबंधन की तरफ से, तो शायद ऐसा हो सकता था कि भाजपा ये चुनाव हार जाती। पिछले 3 बारी से ही, मतलब ये तीसरा बार है, तीनों ही बारी सरकार का जो दूसरा चेहरा है वो लोग देख ही नहीं पा रहे, दूसरा ऑप्शन ही नहीं देख पा रहे हैं। और आपने भी बोला कि इंडी गठबंधन का भी कोई चेहरा नहीं होने की वजह से लोग थोड़ा निराश रहे और उन्होंने इसीलिए बीजेपी को वोट दिया। हाँ, ये एकदम सही है कि मतलब इंडी गठबंधन के पास भी जो चेहरा है वो मिला जुला के, जो खड़गे जी हैं और राहुल गांधी है, तो इनको लोग पसंद नहीं करते। इनको लोग मतलब एज ए प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं करना चाहते देश के, कि अगर ऐसे दो लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश में तो क्या होगा, क्योंकि इनका जो अपना बेस है वो जनता को कन्विंस करने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं युवा इनसे कन्विंस नहीं है। और कहीं ना कहीं देखे तो एनडीए में जो मोदी जी की जो नेतृत्व है, उसमें जो ये पूरी की पूरी जो टीम है, ये युवा को बहुत अच्छे से समझा लेती है कि अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आपके लिए। तो इसकी वजह से इनको जो ट्रैक्शन है वो ज़्यादा मिल रहा है, और यही वजह है कि सरकार भी बना पा रहे हैं। एक बेहतर ऑप्शन ये, इसलिए सरकार एनडीए बना रही है। अर्जुन सर, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें बीजेपी तो सरकार बनाएगी, ये पक्का है। बट जो हम इंडी अलायंस कहते हैं, जैसे इंडिया अलायंस जो है, उसके तरफ इतना लोगों का वो मतलब कि नहीं कह सकते लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 5-6 लोग मिल करके बना रहे हैं। तो उसमें होता है कि 5-6 मिल के बनाएंगे तो फिर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद लड़ना शुरू हो जाएंगे, इसलिए है। और हमने मोदी जी के उस पर फेस पे वोट दिया है। अगर मोदी जी ना होते तो टक्कर कह सकते थे। तो मेरा यही है कि बीजेपी सरकार बनाएगी, एनडीए। इस बार कितना अंतर दिखाई देगा? पहले से ज्यादा वोट लेकर आने वाली है या ज़्यादा का कह सकते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जो 400 पार का जो नारा है वो मेरे ख्याल से पूरा नहीं होता दिख रहा है। बाकी तो आप समझ सकते हैं। 400 पार का जो नारा मोदी सरकार ने दिया है वो पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, ऐसा अर्जुन जी का कहना है। अभिषेक, बहुत बिजी हो काम में, क्या एडिट कर रहे हो तब से? वीडियोस एडिट हो रही हैं लगातार, और इतने टाइम से वीडियोस सुन भी रहे हो, आसपास भी देख रहे हो, कि क्या लगता है अभी लोगों का जो वोट देने का जो पर्पस होता है, वो दिमाग में वो लोग क्या सोचकर वोट दे रहे होते हैं? यही कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, और जो रूरल एरियाज़ वगैरह उनको भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी
और हेल्थ स्कीम्स वगैरह जो होते हैं, मोस्टली देखा जाए तो फार्मर्स जो होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ये होता है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे ताकि उनकी फसल अच्छी हो, MSP वगैरह अच्छी मिले। तो उससे रिलेटेड मतलब ये सब देख करके जो है वो लोग देते हैं। अर्बन एरियाज़ में अगर देखें तो वो तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज़, रोडवेज़ वगैरह जो भी है, जो सर्विसेज वगैरह वो काफ़ी अच्छी हो। अब जैसे मैंने भी दिया है तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख कर दिए। चीज़ों को एक्चुअली क्या है कि मैं फरीदाबाद से नोएडा आता हूँ, तो रोडवेज़ अगर देखा जाए तो इन 10 सालों में काफ़ी डेवलप हुआ है। तो मेरा तो यही है कि मेडिकल और रोडवेज़ काफ़ी अच्छी हो जाए। क्या लगता है कि इस बार एनडीए और इंडी गठबंधन में कितना अंतर होने वाला है? क्योंकि हमने देखा है कि इस चुनाव में सारी पार्टियां एक साथ मिल चुकी हैं और उन लोगों को उम्मीद भी है कि उनकी सरकार बनेगी। वो मोदी सरकार के जो 400 पार के नारे हैं उसको बिल्कुल खत्म करने की प्लानिंग में है। लगता है आपको? नहीं, ये मोदी सरकार की जो प्लानिंग है 400 पार, पहले तो मोदी सरकार 400 पार नहीं कर पाएगी ऐसा मुझे लगता है। वो 300 साढ़े 300 तो आराम से क्रॉस कर लेंगी, बट 400 पार नहीं कर पाएंगी। और बाकी अगर इंडी अलायंस की बात करें तो उनकी सरकार नहीं बन सकती, बिकॉज अभी जो बहुत सारे लोग हैं, जो मतलब मोस्टली लोग बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम करके भी दिखाया है। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी की ही गवर्नमेंट आएगी। तो ज्योति मैम आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की। बीजेपी की। ज्योति मैम ने भी बोल दिया है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है।